अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे। देखिए, कोई से भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करें या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो दो टाइप्स की होती है। एक कहलाती है क्लीन इंस्टॉलेशन और एक कहलाती है मॉडिफिकेशन या अपग्रेड। तो अपग्रेड जो होती है वो एक ऐसी इंस्टॉलेशन होती है जिसके अंदर आप करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए अपने कंप्यूटर को नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपग्रेड करवाते हैं। जबकि दूसरी जानिब क्लीन इंस्टॉलेशन के अंदर आप जो है अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट वगैरह करके आप नए पार्टीशन के अंदर जो है अपनी न्यू विंडोज़ का वर्जन इंस्टॉल करते हैं। तो ये कहलाती है क्लीन इंस्टॉलेशन। तो हमारे सिलेबस में हमें जो है विंडोज़ 10 की क्लीन इंस्टॉलेशन करने सिखानी है, तो हम जो है क्लीन इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक अदद विंडोज़ की सीडी की। ठीक है भाई। और आप जो है इंस्टॉलेशन से पहले एक ज़रूरी काम ज़रूर कर लें, वो ये है कि अपना डाटा जो होता है उसको बैकअप कर लें। जितना भी आपका कंप्यूटर के अंदर ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा होता है, ख़ासतौर पे जो आपकी मेन ड्राइव होती है, जो सी ड्राइव होती है, उसमें उस डाटा को आपको जो है बैकअप कर लेना चाहिए है। बाकी ड्राइव्स का डाटा तो इंस्टॉलेशन के दौरान वो अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन जो आपकी मेन ड्राइव होती है जिसको सिस्टम ड्राइव कहते हैं, उस ड्राइव में सारी विंडोज़ की फाइल्स जब चेंज होती हैं, फॉर्मेट होती है ड्राइव, तो आपका बाकी डाटा जो डाउनलोड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या जो डेस्कटॉप के ऊपर डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने काम के डाटा का बैकअप ले लें। बैकअप या तो आप डायरेक्ट यूएसबी लगा करके जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करके या कट पेस्ट करके जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर डायरेक्ट एक सेटिंग होती है जिसके ज़रिए आप जो है अपनी पर्टिकुलर ड्राइव या सारी ड्राइव्स का जो है इमेज कॉपी कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पोर्टेबल यूएसबी या हार्ड ड्राइव के अंदर। तो इस तरह से आपका डाटा का बैकअप बन जाएगा कि इन केस अगर आपका सिस्टम जो है वो सही तरह से नहीं रन कर पाता तो आपके पास कम से कम प्रीवियस डाटा का बैकअप होगा। तो ये पहले करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप जो है एक अदद सीडी ले आइए विंडोज़ की। अब जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीडीज़ होती हैं वो सारी की सारी बूटेबल कैपेबिलिटी रखती हैं। तो अगर आपकी सिस्टम में जो प्रीवियस विंडोज़ इंस्टॉल हुई है वो बिल्कुल सही हालत में है, तो आप जो है डायरेक्ट सिस्टम ओपन करके आप जो है सीडी को इंस्टॉल कीजिए। सीडी को इंसर्ट करने के बाद सीडी रोम ड्राइव के अंदर आप जो है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि आपकी प्रीवियस विंडोज़ जो है वो इतनी करप्ट हो चुकी है कि बूट ही नहीं हो रहा कंप्यूटर, तो फिर उसके लिए आप जो है बूटेबल सीडी को कंप्यूटर की सीडी रोम ड्राइव में डालने के बाद डायरेक्ट जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने जो एक स्टार्टअप स्क्रीन आती है पहले बूटिंग से पहले, तो उस स्क्रीन में कॉर्नर पे ऑप्शन दिया हुआ होता है कि F2 प्रेस करेंगे तो वो बायोस सेटअप में चला जाएगा। तो आप पहले वहाँ से F2 प्रेस करके बायोस के सेटअप में आ जाइए। बायोस के सेटअप में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे बूट सीक्वेंस या बूट के नाम से। उस ऑप्शन में जाने के बाद आप जो है वहाँ से देखिए कि आपके बूट ऑर्डर आ रहा होगा कि कंप्यूटर डायग्नोस्टिक करने के बाद रोम चिप से सबसे पहले कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करे। अगर हार्ड डिस्क फर्स्ट ऑप्शन है तो आप उसको चेंज करके सीडी रोम ड्राइव पे कर दीजिए, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क में तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या करप्ट हो चुका है, आपने उसको चेंज करना है। और अब जो नया इंस्टॉलेशन कर रहे हैं आप वो सीडी रोम ड्राइव के जरिए कर रहे हैं, तो आपकी सीडी रोम ड्राइव में सीडी इंसर्ट है तो वो आपका फर्स्ट बूट ऑप्शन होना चाहिए। बायोस के ही साइड में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि आप जो है प्लस माइनस की कीज दबा करके बूट सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बूट सीक्वेंस में आप सीडी रोम ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपके फर्ज करें जैसे मॉडर्न जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आते हैं तो अब तो उनमें सीडी रोम ड्राइव्स भी बहुत सौ में नहीं होती, डायरेक्ट सिर्फ यूएसबी ड्राइव्स होती हैं। तो आप वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सीडी की जगह यूएसबी ड्राइव का कर दें। और अगर आपके पास सेटअप यूएसबी के अंदर है तो फिर आपकी यूएसबी बूटेबल होनी चाहिए, और वो बूटेबल यूएसबी लगा करके आप उससे सेटअप को डायरेक्टली रन कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो बायोस में बूट सीक्वेंस चेंज करने के बाद आप नीचे ऑप्शन होता है कि भाई आप उसको सेव एंड एग्जिट कर दें। तो जब आप सेव एंड एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो वो बूट करने के लिए आपकी हार्ड ड्राइव में सर्च नहीं करेगा, बल्कि क्या वो डायरेक्ट आपके सीडी रोम या यूएसबी ड्राइव से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रन करेगा। अब जब वो पहले तो लिखा हुआ आता है अगर कि भाई प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, तो वो आप कोई सी भी की प्रेस कर दें ताकि डायरेक्ट वो वहाँ से उसको लोड कर ले। और जैसे ही वो सेटअप को लोड करेगा तो फिर वो आपसे जो है कुछ बेसिक फाइल्स कॉपी करने के बाद
आपसे ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि भाई आपने जो है कौन सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी विंडोज 10 के सेटअप के अंदर, वो आपको दो ऑप्शन दे रही होगी। एक तो लिखा हुआ होगा इंस्टॉल नाउ कि हाँ भाई आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, अब आगे चल के इंस्टॉल करना है आपने, या एक ऑप्शन आ रहा होता है रिपेयर का कि अगर फर्ज करें आपकी कंप्यूटर की, आपके विंडोज की कुछ फाइल्स हैं जो कि डिलीट हो गई हैं आपसे, या कोई विंडोज आपकी रनिंग में मसला कर रही है, तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरी इंस्टॉलेशन दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। इसमें कंप्यूटर में आपका जो सीडी रोम है उसके अंदर जो आपका जो सॉफ्टवेयर है सीडी के अंदर, वो खुद ही सेल्फ डायग्नोस करके जो जो फाइल्स मिसिंग है या जिन फाइल्स को रिपेयर की जरूरत है उसको दोबारा से इंस्टॉल करके आपके विंडोज को स्मूथ कर देगा। तो ये भी ऑप्शन है, आप रिपेयर का ऑप्शन के जरिए रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपने बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा आपके पास, वो फिर आपसे प्रोडक्ट की मांगेगा कि भाई आपने विंडोज को एक्टिवेट करना है। तो आपने जो आपकी सीडी होती है उसी सीडी के पीछे जो है आपके पास एक की लिखी भी होती है कि भाई ये की इंटर कीजिए एक्टिवेशन के लिए। तो वो जो भी नंबर्स आपके साथ जो है सीडी जो आपको मिली होती है उसके साथ लिखे हो, वो सारे के सारे आप यहाँ पे 14-15 कैरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप, उस नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वो सारी जो है एक जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, लीगल स्टफ, वो सारा आ रहा होगा। मगर इसको तो आप इग्नोर कर दें, पढ़ेगा कोई भी नहीं, ना कभी पढ़ता है। आप डायरेक्ट आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, डिक्लाइन करेंगे तो इंस्टॉल ही नहीं होगी विंडोज़। तो आपने पढ़े ना पढ़े, आपने डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है एक्सेप्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाए। जब आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको फिर दो चॉइसेस मिलेंगी। इस विंडो में आपके पास पहला ऑप्शन होगा कि भाई अपग्रेड करनी है, ठीक है भाई, कि प्रीवियस वर्जन के अंदर कुछ फाइल्स को सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं और नए उसमें ले चलते हैं, या आपने बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, कस्टम वाला। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ड्राइव के अंदर कि आपने कौन से हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने हैं, हार्ड डिस्क के अंदर ड्राइव्स चेंज करनी है, वो सारे ऑप्शंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए। जब आप कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो जो हमारे पास सेटअप की आती है उसमें आपकी हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के अंदर अगर पार्टीशन बने हुए तो वो सारे के सारे पार्टीशन डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जैसे जो आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है कि ये बिल्कुल न्यू कंप्यूटर है, इसके अंदर कोई हार्ड डिस्क के पार्टीशंस नहीं बने हुए, छोटी सी हार्ड डिस्क है 60 GB की, तो एक ही जो है ना हार्ड ड्राइव की लोकेशन आ रही है कि 60 GB की एक हार्ड ड्राइव है और अनअलोकेटेड स्पेस, यानी कि इसको अभी आपने पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। साथ साथ इसी विंडो के नीचे आपको जो है इस हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं। हर ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ आपको। रिफ्रेश करेंगे तो वो रिफ्रेश करने पे वो आपकी हार्ड ड्राइव को दोबारा से सर्च करेगा कि कहीं आपने सिस्टम में एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव तो नहीं सेलेक्ट कर ली है, ठीक है भाई। लोड ड्राइवर कि वो आपके हार्ड डिस्क के बेसिक ड्राइवर्स को लोड करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट का ऑप्शन जो है वो इसलिए दिया है कि अगर आपके पास नीचे बहुत से पार्टीशन हैं और आप कुछ पार्टीशन खत्म करके मर्ज करना चाह रहे हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो पार्टीशन, वो हार्ड डिस्क का हिस्सा वो तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगा, बल्कि वो पार्टीशन आपके दूसरे पार्टीशन के साथ मर्ज हो जाएगा। फॉर्मेट करने से फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो किसी भी पार्टीशन में जो भी डाटा है XYZ, भले से वो उसकी सिस्टम फाइल्स हो या आपका कोई भी डाउनलोडेड फाइल्स हो, वो सारी की सारी A to Z फाइल्स जो है वो फॉर्मेट में डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद जो जगमगाता सूरज बना हुआ है जिसके आगे न्यू लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका जो है वो पार्टीशन क्रिएट किया जाता है। यानी कि अगर आपने अनअलोकेटेड स्पेस के दो हिस्से करने, अब मैं यहाँ पे इसके 60 GB के दो हिस्से करना चाहता हूँ कि भाई 30 GB का एक हिस्सा हो जाए जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो और जो है बाकी हिस्से के अंदर जो है दूसरी फाइल्स के लिए मैं जगह छोड़ दूं, तो मैं न्यू पे क्लिक करके इस हार्ड डिस्क के दो पार्टीशंस बना सकता हूं। नीचे आखिर में एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है एक्सटेंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखें, अगर आपके पास पहले से आपने जो है ना विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल की हुई थी, लेकिन जो है आपकी जो सी ड्राइव है उसके अंदर जगह जो है वो तकरीबन फुल हो गई है, आपने बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए विंडोज़ के और दूसरे, तो अगर कभी आपको ऐसा महसूस हो गया यार ये क्या गलती कर दी, अभी मेरे पास तो जगह ही नहीं है इसमें ड्राइव में, अब पूरी इंस्टॉलेशन करूं दोबारा से सारे मुझे जो है ना अपने सॉफ्टवेयर पहले तो फॉर्मेट होंगे फिर डिलीट होंगे, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सटेंड का ऑप्शन क्लिक करके आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या कोई दूसरा पार्टीशन जो है उसको भी अपने सिस्टम के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं।
तो एक्सटेंड का मतलब ही फैलाना होता है। तो आप कंप्यूटर में सिर्फ जरूरी थोड़ी कि एक ही हार्ड डिस्क लगा के रखें, आप उसमें एक्सटर्नली एक और हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। और उस नई आने वाली हार्ड ड्राइव को भी अगर आप पार्टी सिस्टम मेन सिस्टम के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो आप ये एक्सटेंड का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। तो वो जो है एक पार्टीशन को फैला करके दूसरे पार्टीशंस तक लोकेट कर देता है कि भाई आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सी ड्राइव अगर भर भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, वो नेक्स्ट ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, ये सारे सब सेलेक्ट करने के बाद वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है भाई, और फिर वो जो है विंडोज़ की फाइल्स पहले कॉपी करेगा। अच्छा, अब पहले वो कॉपी करता है विंडोज़ की फाइल्स को और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू करता है। फिर इंस्टॉलेशन के दौरान बीच में वो आपसे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देता है और पूछता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर आपके पास जो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपने ओरिजिनल लाइसेंस परचेज नहीं करी है तो आप इंस्टॉलेशन से पहले अपने कंप्यूटर को नेट से डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है भाई, यानी कि अगर आपके पास लैन केबल लगी हुई है तो आप उस केबल को निकाल दीजिए या वाईफाई को बंद कर दीजिए। तो क्योंकि अगर आपका नेट कनेक्टेड है कंप्यूटर से, ठीक है भाई, और वो इंस्टॉलेशन कर रहा है और फिर वो इस अपडेट्स की तरफ जाता है, तो इंस्टॉलेशन के बाद अगर वो अपडेट्स कनेक्ट करता है और अपडेट्स नेट से उठाता है और अगर आपकी विंडोज़ ओरिजिनल जेन्युइन नहीं होती तो वो फिर आगे चल करके आपकी स्क्रीन पे कोने पे एक्टिवेट विंडोज़ का ऑप्शन बार बार अपीयर होगा। तो वो जो है उस बेइज्जती से बचना चाहते हैं तो उसका छोटा सा शॉर्टकट ये है कि आप इंस्टॉलेशन के वक्त नेट डिस्कनेक्ट कर दें और जैसे ही आप विंडोज़ के जो है आगे जब आपके कस्टमाइजेशन के फीचर्स आए तो उसमें तमाम फीचर्स में आप अपनी अपडेट्स को, विंडोज़ की अपडेट्स को ऑफ कर दें। तो एक बड़ी छोटी सी टेक्निक है जिससे आप काफ़ी अर्से तक जो नॉर्मल जो आप जो 50-60 की जो आप परचेज करते हैं विंडोज़ की सीडी, तो आपको सोचिए ये इसका ओरिजिनल जो लाइसेंस होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो ये जो हमारे पास जो सीडीज आती हैं सारी की सारी पायरेटेड होती हैं कि एक लाइसेंस वाली सीडी की कॉपीज़ बना करके मार्केट में सस्ते में बेच देते हैं। तो ये वैसे तो इलीगल है लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसी तरीके से सस्ती सीडियाँ मिल जाती हैं हमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह की और मज़े से इंस्टॉलेशन चल रही होती है। तो अगर डिटेक्ट भी हो जाए कि भाई आपकी विंडोज़ जेन्युइन नहीं है, आप एक्टिवेट कर लें तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है। सीडी एक दफ़ा ले लिए, थोड़े अरसे चलाएंगे सिस्टम, जब मज़ा नहीं आएगा, अगर स्मूथ नहीं चल रहा थोड़े अरसे बाद फिर दोबारा नहीं इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज़। ठीक है, तो वो जो है सबसे पहले नेट से जब अपडेट करता है ना सिस्टम, तब वो डिटेक्ट करता है कि भाई ये की तो जो है हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो ये जो है ना यकीनन किसी ने इसकी कॉपी की है विंडोज़ की। तो नेट ऑफ कर दीजिए, अपडेट्स ऑफ कर दीजिएगा आगे चल के, तो जो है काफ़ी अर्से तक फ्री के मज़े उड़ाएं। फिर उसके बाद विंडोज़ 10 में नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आता है तो वो बीच में आपसे बहुत सी चीज़ों के लिए तो पूछता है कि भाई आपने इसकी सेटिंग्स क्या रखनी है, कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है या आपने एक्सप्रेस सेटिंग करनी है। तो कभी भी गलती से एक्सप्रेस सेटिंग क्लिक ना करना अगर के विंडोज़ लाइसेंस वाली नहीं है। लाइसेंस विंडो मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार या 18 हज़ार की है, तो अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग रेट हैं। तो अगर आपकी लाइसेंस वाली नहीं है विंडोज़, ठीक है, तो आप एक्सप्रेस सेटिंग पे बिल्कुल क्लिक ना करें, आप आ जाए कस्टमाइज सेटिंग के ऊपर। क्योंकि जब आप एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो उसका मतलब होता है कि सारे फीचर्स ऑन कर दो, ठीक है भाई, और जो है जाने दो। तो सारे फीचर्स जो ऑन होते हैं तो उसमें अपडेट्स का फीचर भी ऑन हो जाता है। तो आप आ जाइएगा कि कस्टमाइज सेटिंग करनी है कि मुझे खुद से जो है अपनी सेटिंग्स को बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसमें पर्सनलाइजेशन की डिटेल्स आपसे पूछ रहा है भाई, तो आप जो है ज़्यादातर इन सबको ऑफ कर दें, क्योंकि इसमें क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ है कि ये डाटा जो होगा ना वो माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। और जब वो डाटा सेंड करेगा तो कहेगा भाई आप तो हमारी चोरी की विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो। ये सारे खतरनाक ऑप्शन जितने भी नजर आ रहे हैं इन सबको आप ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो जो है इनके सर्वर्स तक ना पहुंच सके। फिर उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा हु ओन दिस पीसी। तो आप यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, या आप अगर किसी इदारे से मुंसलिक हैं या जिस इदारे का पीसी है तो वो खुद ही अपना जो है ना नाम यहाँ पे लिख के रजिस्टर कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट बना हुआ है। जिस तरीके से आप गूगल पे जीमेल की आईडी बनाते हैं और फिर उसके बाद उस ईमेल आईडी के बिहाफ पर आप जो है अपना यूट्यूब अकाउंट खोल सकते हैं, यूट्यूब पे आप
किसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप जीमेल पे ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड गूगल की मुख्तलिफ जो गूगल ड्राइव्स के फीचर्स हैं, गूगल कैलेंडर्स हैं, इन सब चीज़ों को आपस में पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट जो है ये भी यही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इनकी भी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप जो है अपना आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, ताकि आपका जो सिस्टम है और उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपके सिंक्रोनाइज हो जाएं। तो अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर और आपका बनाने का भी इरादा नहीं है, तो आप नो अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। वरना अगर आप का अकाउंट बना हुआ है तो आप वहाँ पे अकाउंट की डिटेल पासवर्ड डाल के साइन इन हो सकते हैं, तो वो आपकी सारी पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स वगैरह खुद ब खुद कर देगा। अगर बनाने का इरादा है तो साइड में क्रिएट वन का ऑप्शन है, तो आप वो क्रिएट वन पे भी क्लिक करके कोई अकाउंट बना सकते हैं। नहीं तो नीचे देखें स्किप दिस स्टेप लिखा हुआ है, स्किप दिस स्टेप करके इस स्टेप से आगे भाग जाइए। और अगर आपने आईडी इंटर करी तो फिर आपके पास जो है नेक्स्ट जो ऑप्शन हो सकता है वो आपसे कोई कोड मांगेगा। ठीक है भाई, कोड अगर आपका इसके अंदर प्रोसेस होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, कि अगर आप अपनी किसी भी नए डिवाइस से या आप साइन इन कर रहे हैं या किसी भी दूसरे डिवाइस से साइन इन करते हैं, तो वो टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है कि भाई कोई आपके अकाउंट में साइन इन होना चाह रहा है। तो वो आपको वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर या जो भी दूसरा डिवाइस जो आपने उसमें इंसर्ट किया हुआ होगा, बेसिकली मोबाइल नंबर ही होता है, तो उस पे आपको मैसेज आएगा कि भाई ये आपका वेरिफिकेशन कोड है, अगर आप ही ने एक्सेस करने की कोशिश की है तो ये कोड डालिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई हमारी आईडी एक्सेस कर रहा है। और अगर आपने ये फीचर नहीं ऑन किया हुआ तो ये फिर आपके पास नहीं आएगा। इसी तरीके से इसमें अब एक फीचर होता है, इसमें पासवर्ड की जगह आप जो है अपने गूगल अकाउंट वगैरह है तो उसमें एक छोटी सी पिन कोड रख सकते हैं। ये भी पासवर्ड ही का काम करती है, लेकिन जो है ये पासवर्ड से ज़्यादा एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट कैसे होती है और इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है पासवर्ड में? देखिए, पासवर्ड जो होता है ना वो आपकी आईडी है और उसका पासवर्ड है ना, तो आप उसको किसी भी डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो पिन होती है वो खास डिवाइस पर रजिस्टर्ड होती है। जैसे कि अगर आपका ये डिवाइस है और इस डिवाइस की आप एक पिन रख लेते हैं, तो उस पिन से सिर्फ यही डिवाइस लॉगिन हो सकता है और कोई दूसरा डिवाइस उस पिन से लॉगिन नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल फर्क होता है पिन में और पासवर्ड में। फिर उसके बाद आगे चल करके ये सारे ऑप्शंस उस सूरत में आएंगे जब आपने जो है उनका वो वाला स्टेप सेलेक्ट किया हुआ होगा कि भाई आपका माइक्रोसॉफ्ट पे कोई अकाउंट बना हुआ है। तो फिर ये सारे ऑप्शन आएंगे, फिर वो आपसे कहेगा कि भाई आपकी फाइल सारी क्लाउड कंप्यूटिंग कनेक्ट करनी है, आपका ड्राइव पर जो अकाउंट बना हुआ है, जैसे जीमेल वाले जो है गूगल वाले जो है अपनी ड्राइव का ऑप्शन देते हैं गूगल ड्राइव, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का भी यही ऑप्शन है वन ड्राइव के नाम से। तो ये फिर आपसे आगे चल के पूछेगा कि मैं सिंक करूं आपके इस डिवाइस को जिस पे आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये अगर सिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो है चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी, कि आपकी जो आईडी बनेगी उस आईडी से आप इस पीसी पे जो भी काम करेंगे तो वो सारा का सारा वो इसको, जैसे व्हाट्सएप का डाटा बैकअप हो जाता है, वो इसको भी बैकअप करके ड्राइव पे डाल देगा। इसी तरह से आगे चल के आपके पास एक ऑप्शन और आ सकता है जिसको कहते हैं मीट कॉर्टाना। मीट कॉर्टाना भाई क्या है? देखें, जिन्होंने आईफोन यूज किया हुआ है उनको पता होगा कि उनके अंदर एक ऑप्शन आईफोन ने सबसे पहले लॉन्च किया था, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से, सिरी के नाम से। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है इसी तरह स्पीच सिंथेसिस का गूगल के अंदर भी ऑप्शन होता है कि आप वॉइस सर्च कर सकते हैं। वही चीज सेम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कॉर्टाना के नाम से लेके आए हैं कि भाई इसको भी आप जो है वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको बोलेंगे ये सर्च करेगा, बोलेंगे ये एप्लीकेशंस आपकी रन करेगा। तो बहुत सी चीज़ें जो अगर आपको वॉइस कमांड से इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करनी है आपने, तो आप इसको कॉर्टाना के फीचर्स को ऑन कर दें। और अगर आपका इरादा नहीं है तो आप नॉट नाउ पे क्लिक कर दें और आगे चले जाएं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो विंडो आएगी उसमें कहेगा चूज योर डिफॉल्ट एप्स। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स हैं कि बहुत सारे जो है आपके पास जो फाइल्स प्ले करने के लिए अलग अलग से आपको पहले सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ते थे, तो उनके इसमें बेसिक तमाम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही इंटीग्रेटेड कर दिए गए। जैसे आपको फोटोज को देखने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है, फोटोज डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोटोज की एक सॉफ्टवेयर है जिससे हर किस्म की फोटो जो है वो आपकी डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह इंटरनेट ब्राउजर आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से ये डिफॉल्ट मौजूद है। इसी तरह म्यूजिक प्ले करने के लिए भी म्यूजिक प्लेयर भी है और मूवीज भी है, तो उन सब पे टिक लगा हुआ है और ये आपसे पूछ ही रहा है कि क्या आपने इन सारे सॉफ्टवेयर्स को अपने डिफॉल्ट ऐप्स के तौर पे सेलेक्ट करना है, कि जब भी आप किसी मूवी फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर वो खुलेगी विंडोज मूवी
प्लेयर से, ठीक है भाई। और अगर आप इनको चेक बॉक्सेस को हटा देंगे तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें खुद सेलेक्ट करें कि भाई किस जो है आप अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उससे आप ओपन करेंगे या इससे ओपन करें। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे चेक कर दें या ना कर दें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चले भाई, उसके बाद अब अगला कोई स्टेप नहीं है। उसके बाद वो आपको जो है मुबारकबाद देगा, कहेगा आ जाओ बेटा, विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है, अब आप जो है इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है भाई। जिस तरह से आपने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करी है, बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर से आप जो है विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 या कोई सा भी आप वर्जन जो है विंडोज़ का या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग्स वही रहती हैं कि बायोस में जाकर के आप अपनी पहले बूटेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है आपके पास यूएसबी हो या सीडी रोम ड्राइव हो, उससे आप सेटअप की फाइल को रन कर दें। तो जब सेटअप की फाइल रन होती है तो बाकी फिर सारी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि बस थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, बाकी बेसिक फीचर सबके सेम होते हैं। अब आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा वर्जन विंडोज़ का बेस्ट है, ये डिपेंड करता है आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि आपके सिस्टम की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे विंडोज़ 10 अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो उसकी जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके प्रोसेसर की स्पीड कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज़ हो। साथ में अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट ऑपरेटिंग वो रखता है कैपेबिलिटी तो 1 GB रैम हो, और अगर वो ज़्यादा रखता है 64 बिट तो फिर आपके पास 2 GB रैम होनी चाहिए। इसी तरीके से आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कम से कम डायरेक्ट एक्स 9 या उससे अबव सपोर्टेबल हो। तो ये आपकी जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इंस्टॉल करने से पहले। लेकिन आप जो है ज़रूरी नहीं कि इस मिनिमम रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरे तो आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर लें, क्योंकि फिर वो ये चल तो जाएगी बेसिकली लेकिन मज़ा नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपको पूरे दिन सिर्फ एक प्लेट चावल मिल जाए और एक गिलास पानी मिल जाए तो ज़िंदा तो आप रहेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे पूरे दिन में मज़ा नहीं आया, भूख से हालत ख़राब हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको जो है ना, अगर थोड़ी सी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है आपकी, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट से डबल है, तो फिर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव करें। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल करें, आप अपने प्रीवियस से भी काम चला सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने अभी विंडोज़ 10 इंस्टॉल करी तो मेरे पास जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो अभी जो मेरा जो सिस्टम है वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का, ठीक है भाई। तो ये कोर i5 सिस्टम है और वो भी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, 4 GB की इसमें रैम है, तो उस पर विंडोज़ 10 स्मूथली चलती है, ठीक है। अगर आपके पास इस कॉन्फ़िगरेशन से कम का अगर जो है हार्डवेयर है तो फिर आप जो है बेहतर होगा कि विंडोज़ 7 या 8 इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उनकी भी ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं और बाकी सारे फीचर्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के सेम ही होते हैं, सिर्फ चंद एडवांसमेंट्स होती हैं उसके अंदर। थैंक यू।